हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी, इसी को का माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, सेकेंडरी शिक्षा कहते हैं या मुदालियर आयोग भी कहते हैं। इसका कई नाम हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली क्वेश्चन बीएड के सारे यूनिवर्सिटी, ऑल यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ईयर में पूछा जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही एग्ज़ाम में, एक ही यानी कि फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, इस टॉपिक से दो तीन सब्जेक्ट में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई ऐसा बीएड के एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ मुदालियर आयोग ये सब पूछा ना जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं बताऊंगी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या है या सेकेंडरी शिक्षा आयोग क्या है, मुदालियर कमीशन क्या है, सारा एक ही है। तो आप लोग के सारे नाम जानना ज़रूरी है कि अगर माध्यमिक पूछे तो, या सेकेंडरी पूछे तो, या मुदालियर पूछे तो, कोई भी पूछे तो समझ जाइए वही है सेकेंडरी शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन। इसका कई नाम है। तो ये जानकर कन्फ्यूजन नहीं रहिए कि क्या पूछ दिया है। तो देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी शिक्षा आयोग के संपूर्ण सिफारिश है। सेकेंडरी शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। 23 सितंबर 1952 को मद्रास के विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इसीलिए इसे मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। तो देख लीजिए, इसका ये मुदालियर कमीशन भी इसका नाम है इसी का। इसको मुदालियर कमीशन कहा गया कि स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो इनके अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इन्हीं के नाम पर मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग रखा गया। उसके बाद इनके सहयोगी, कोई भी शिक्षा हो या कोई भी हो, कोई नियम कानून हो, तो अकेले कोई आदमी नहीं कर सकता है, उसके सहयोगियों के साथ से कोई कार्य होता है। तो इन्हीं के साथ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के साथ साथ इनके और सहयोगी भी थे। श्री जॉन क्राइस्ट, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्री के.जी. सेदेन, श्रीमती हंसा मेहता इत्यादि, ये सारे इनके सहयोगी थे। ये शिक्षा विभाग के इनके सहयोगी थे। तो ये था इनका परिचय। कोई भी क्वेश्चन इससे पूछे तो इतना जानना ज़रूरी है, और नहीं तो एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि मुदालियर शिक्षा कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर 2 नंबरी क्वेश्चन में इस तरह से लिख देंगे। ये था। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र या उद्देश्य। इतना भी पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या होते हैं। तो भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कैसे चल रही है उसमें सुधार करना, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्षेत्र क्या है। तो इसमें है 1 नंबर में, भारत के सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कैसे चल रही हैं उसमें सुधार करना। कोई भी शिक्षण नीति या शिक्षण कार्यक्रम कोई भी हो, तो शिक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए ही ये लागू किया जाता है। शिक्षण व्यवस्था में सुधार करना, यानी कि शिक्षण व्यवस्था में यानी विद्यालयों के सुधार करना, वहाँ स्थिति कैसी है, वहाँ स्टूडेंट पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते हैं विद्यालय तक, उस संपूर्ण सिफारिश है। उद्देश्य ही इसका है कि इसको क्यों लागू किया गया मुदालियर आयोग को। कोई भी चीज़ को लागू करना पड़ता है जब उसमें कमी आ जाने लगती है, तो उसी को सुधार करने के लिए कोई आयोग लाया जाता है। तो यही है मुदालियर
शिक्षा आयोग में भारत के सभी राज्यों के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कैसे चल रही है उसमें सुधार करना, भारत के माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति कैसी चल रही है उसमें सुधार लाना, विद्यालय की स्थिति कैसे है उसमें सुधार लाना। 3 नंबर में है भारत के सभी राज्यों के माध्यमिक शिक्षकों के वेतनों को बढ़ाया जाए, इसके सुधार करने के लिए लाया गया। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यह है पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए, माध्यमिक स्तर के परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, माध्यमिक स्तर के शिक्षण व्यवस्था में सुधार किया जाए। इस शिक्षण के जितने भी व्यवस्था है ना उसमें ही सुधार करने के लिए कोई शिक्षा नियम लागू किया जाता है। जब शिक्षण की व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है तो उसी को मजबूत करने के लिए, गिर जाती है तो उसी को फिर यानी कि बढ़िया बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए शिक्षा नियम लागू किया जाता है कि उस शिक्षण विभाग में सुधार किया जाए और उसमें उसको अच्छा बनाया जाए। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग या कोई भी कोठारी कमीशन हो या 1986 का हो पॉलिसी, शिक्षण पॉलिसी इसीलिए लाया जाता है तो माध्यमिक शिक्षा को विकास के आधार पर जोर दिया जाए। बालिकाओं के लिए उचित शिक्षा की पहल किया जाए, यानी कि बालिकाओं के शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था किया जाए। यह सारे सिफारिशें हैं उनके। माध्यमिक शिक्षाओं को सुधार हेतु शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। किसी भी शिक्षा को सुधार करने के लिए उसमें शिक्षक, बालक, विद्यालय, पाठ्यक्रम सारा इम्पोर्टेंट होता है। सारा में सुधार किया जाएगा, सभी बेहतर होंगे तो शिक्षा भी बेहतर होगी। इसीलिए इस सारे पर ध्यान दिया गया है। माध्यमिक शिक्षकों को सुधार है तो शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षक को प्रशिक्षित करेंगे तभी तो वो बच्चे को अगर पढ़ाने में अपने अंदर सुधार लाएंगे। वही है, माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए। तो कोई भी शिक्षा को बस किताबी ज्ञान देने से शिक्षा यानी कि ज़मीनी स्तर से ऊपर तक नहीं उठ पाएगी। शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए। यही सारी बात मुदालियर कमीशन में कहा गया, प्रस्ताव रखा गया कि सारे शिक्षण व्यवस्था में, पाठ्यक्रम में, शिक्षकों के वेतन में, शिक्षण प्रशिक्षण में, सब में सुधार किया जाए। तो पहले ऐसा भी था कि टीचर का वेतन बहुत कम था तो उसमें क्या करते थे, टीचर अपना अलग से ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल में उतना बढ़िया से नहीं पढ़ाते थे। तो इसीलिए बोला गया कि यानी कि पैसा थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि टीचर बाहर ना पढ़ा के स्कूल में ही बेहतर पढ़ाएं तो उनका भी होगा और बच्चे को भी पढ़ाएंगे बढ़िया। इसलिए माध्यमिक शिक्षा की विशेषताएं, या मुदालियर कमीशन की विशेषता, शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? यह विशेषताएं, शिक्षा इस तरह का हो जिसमें बालकों के व्यक्तित्व का विकास हो, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो, इस तरह का शिक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रट्टू तोता वाला रट लिए तो उस तरह की शिक्षा से नहीं होगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यक्ति के चरित्र का, सबका यानी कि उसके बाद है निर्माण हो, विकास हो। तीसरे नंबर में है शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हो, एक दो नहीं, व्यक्तित्व का, चरित्र का ही नहीं, सर्वांगीण संपूर्ण विकास हो शिक्षा के माध्यम से। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। स्नातक तक 3 वर्षों तक, स्नातक की शिक्षा यानी कि बीए ग्रेजुएशन की शिक्षा 3 वर्षों तक की होनी चाहिए। इसमें ऐसा कहा गया कि जो शिक्षा के नियम लागू करते हैं उन्होंने प्रस्ताव रखे कि यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क फ्री शिक्षा दिया जाए। स्नातक
यानी कि BA ग्रेजुएशन 3 वर्षों तक की होनी चाहिए। फिर है शिक्षण प्रक्रिया में औद्योगिक प्रशिक्षण से जोर दिया जाए। शिक्षण की प्रक्रिया औद्योगिक प्रशिक्षण से जोर दिया जाए। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षक जैसे कृषि कार्य, चिकित्सा कार्य, इंजीनियरिंग या को देने से पहले शिक्षकों को प्रशिक्षित कर देना चाहिए। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा होता है ना, 8 क्लास में हम लोग भी पढ़े थे, तो वहाँ पर आया था कई तरह का कार्य सीखने के लिए आया था, जैसे कि चूड़ी पर स्टोन डालना, सिलाई का कार्य करना। तो यही सब शिक्षा के साथ साथ ये सारे काम सिखलाया जाना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, उसको आउटी ज्ञान भी देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई पढ़ ले, अगर 10th तक ही पढ़ें तो उसको जितना किताब में लिखा था उतना ही जाने, उसके बाद कुछ जाने ही नहीं। उसके साथ साथ उसको व्यावसायिक अदर जानकारी भी देनी चाहिए, तब तो बच्चे की रुचि जागेगी। कोई किसी और काम में अच्छा करना चाहेंगे, किसी को कोई और काम अच्छा लगता है उसमें अच्छा करेंगे। तो यही था व्यावसायिक शिक्षा। इंटर फर्स्ट ईयर में 9th 10th और 11 को एक साथ जोड़ दिया जाए और 12वीं को 1 साल का कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया मुदालियर कमीशन में कि 9th 10th और 11 को एक साथ कर दिया जाए और 12th को 1 साल का कोर्स ही कर दिया जाए। और था अब है माध्यमिक शिक्षा की सिफारिशें। बाह्य परीक्षाओं तथा निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या को जितना हो सके कम कर देनी चाहिए। दूसरे नंबर में विद्यालयों में विद्यार्थियों की संपूर्ण प्रगति का लेखा जोखा रखा जाए। से विद्यालयों में विद्यार्थी की संपूर्ण प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं। उसमें विद्यार्थी के संपूर्ण लेखा जोखा रखा जाता है कि किस एग्ज़ाम में उसको कितना नंबर आया, वो कितना उसके हाजिरी प्रेजेंट का बना हुआ है नहीं है, सारा पोर्टफोलियो के अंदर रखा जाता है। तो यही है विद्यालय में विद्यार्थियों की संपूर्ण प्रगति का लेखा जोखा रखा जाए। मूल्यांकन करते समय संख्यात्मक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन करते समय परीक्षा, अगर स्टूडेंट की परीक्षा लेते समय संख्यात्मक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाए। ऐसा इसलिए किया जाए क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है तो होता है कि 8 क्लास में ही उसने एग्ज़ाम दिए, उसको कम नंबर आया, दूसरे स्टूडेंट को 100 में मान के चलिए 95 नंबर आया, और दूसरे स्टूडेंट को 40 नंबर ही आया, तो पहले वाले पास होंगे, दूसरे वाले फेल होंगे। तो ये अपने आप को हीन नज़र से देखेंगे कि दूसरे को आया 95 नंबर, तो उसको हमसे ज़्यादा नंबर आया तो ज़्यादा तेज़ है, और मुझे 40 नंबर ही आया तो वह निराश हो जाएगा, अपने आप को हीन नज़र से देखने लगेगा, हीन भाव से समझेगा कि वो तेज़ है, मैं भोंत हूँ, मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। इसीलिए इसको मूल्यांकन की जगह पर, यानी कि मूल्यांकन के समय संख्यात्मक प्रणाली को हटाकर ग्रेड प्रणाली कर दिया जाए, यानी A ग्रेड B ग्रेड ऐसे दे दिया जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि मूल्यांकन करते समय संख्यात्मक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जाए। कक्षा की उन्नति के लिए आंतरिक परिभाषाओं का महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। माध्यमिक पाठ्यक्रम के बाद केवल एक ही अंतिम बाह्य वार्षिक परीक्षा ली जाए। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। शिक्षा ऐसा दिया जाए जो छात्रों को वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ हो। इसमें शिक्षा ऐसा दिया जाए होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि लिखते समय कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो इतना ये नहीं है, आप लोग इस तरह से पढ़ के समझ सकते हैं। शिक्षा ऐसा दिया जाए जो छात्रों के वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। कोई भी शिक्षा विद्यार्थी के वास्तविक जीवन से जोड़ के ही दिया जाना चाहिए। अगर वास्तविक जीवन से जोड़कर शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए
वास्तविक जीवन से ही शिक्षा जोड़कर दिया जाना चाहिए। ऐसा कभी होगा कि कोई बच्चा, जैसे कि मान लीजिए, इसको समझा देते हैं आप लोगों को, वास्तविक जीवन में जैसे कि कोई यानी टीचर पढ़ाते समय ताजमहल का ऑप्शन देंगे, तो कोई ये स्टूडेंट होगा कि ताजमहल देखा ही नहीं रहेगा, ताजमहल के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा उसको, तो टीचर कितना भी बोल ले ताजमहल आगरा के ताजमहल, आगरा के ताजमहल, तो वो नहीं समझ पाएंगे जब तक उसको ताजमहल के बारे में जानकारी न दिया जाए। इसीलिए उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर कोई भी शिक्षा दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अब है मुदालियर आयोग के सुझाव। मुदालियर आयोग को क्यों लाया गया, किस तरह के सुझाव दिया गया, वो देख लीजिए आप लोग। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोषों को दूर करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुदालियर कमीशन ने आयोग को सुझाव दिया। मुदालियर कमीशन ने आयोग को सुझाव दिया माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए, इसको माध्यमिक शिक्षा भी कहा जाता है, इसी के कमियों को सुधार करने के लिए सुझाव दिया गया कि कहाँ कहाँ कमी है शिक्षण व्यवस्था में, स्कूल में क्या कमी है, टीचर में क्या कमी है, स्टूडेंट में क्या कमी है, पाठ्यक्रम में क्या कमी है। तो इस सारे कमियों को सुधार करने के लिए ही मुदालियर कमीशन को लाया गया। तो इस क्या है, सुझाव दिया गया कि शिक्षा के संपूर्ण विधि एवं व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए और कमियों का पता लगाकर उसमें सुधार किया जाए। किसी भी कमी का पहले पता लगाकर ही उसका सुधार किया जाता है, डायरेक्ट कभी नहीं सुधार किया जाता, उसमें पता लगा जाता कहाँ पर कमी है वह देखा जाता है। जैसे कि कोई भी रोग है तो कौन सा रोग है इंसान को, उस रोग के बारे में जानकारी पता करके ही उसका इलाज किया जाता है। इसी तरह ये मुदालियर आयोग के सुझाव हैं। अब है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। अब कोई भी शिक्षा का सुधार किया जाए तो उसके अच्छाई के साथ साथ उसका कुछ बुराई भी होता है, तो यही है माध्यमिक शिक्षा की समस्या। अब इस शिक्षा में समस्याएं क्या थी वो देख लीजिए आप लोग। माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली उचित नहीं है, इससे छात्रों का उचित मूल्यांकन कर पाना उचित नहीं था, विद्यालयों की समय सारणी उचित नहीं था। तो इसमें ये सब इनकी समस्याएं हैं, कमियां हैं। कमियां पूछे या समस्याएं पूछे यही लिखा आएगा। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा सभी राज्यों की शिक्षा व्यवहारिक नहीं है एवं यह छात्रों के वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। चौथे नंबर में उचित शिक्षा विधियों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए यह शिक्षा लाभदायक नहीं हो पाया है। तो कोई भी शिक्षा प्रणाली हो या कुछ भी, उचित शिक्षण व्यवस्था नहीं हो, शिक्षण प्रक्रिया उचित नहीं होगी तो उसमें शिक्षा लाभदायक कैसे होगा। तो यही थी इसकी कमियां। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के वास्तविक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें समय के साथ बदलाव दिया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पाठ्यक्रम फिक्स रहे, इसीलिए ऐसा पाठ्यक्रम हो जो लचीलापन हो, उसमें उसको चेंज किया जा सके। जैसे आप देखते हैं अभी की सरकारी स्कूल में हर बार अब 1 साल 2 साल के अंदर बुक चेंज किया जाता है, उसी तरह का। पाठ्य पुस्तक एक अनुभवी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा लिखा होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत शब्दों को न ज़्यादा सरल और न ज़्यादा भारी होनी चाहिए, इस तरह का ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक बालकों की उम्र के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि पाठ्यक्रम बालकों के उम्र के अनुकूल इस तरह से होना चाहिए कि अगर तीसरी क्लास के स्टूडेंट हैं तो उसी के लेवल के सरल भाषाओं में, यानी कि उसके आकार अंक थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, चित्रात्मक होना चाहिए,
जो जिस टॉपिक के बारे में दिया जाए उस तरह के चित्र से समझाया जाना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अगर उसके उम्र से यानी कि किताब कोई हार्ड शब्द हो तो वो बच्चा नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ये पाठ्यक्रम है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग अभी तक मुदालिर कमीशन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो इसको दोबारा फिर देख लीजिएगा। इसी तरह से इसके अभी तो 6 पेज में हुई है, इसको तो जितना बढ़ाएंगे उतना होगा। ये माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं, ये शिक्षण की समस्याएं हैं, ये मुदालिर आयोग के सुझाव हैं, इसमें है माध्यमिक शिक्षा की सिफारिशें, ये हैं इसकी विशेषताएं, उसके बाद है इसके उद्देश्य। तो ये इतना काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो 6 पेज में हम लिखें, आप लोग इसमें ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इतना जान गए ना इसके बारे में तो ज़रूर लिख सकते हैं। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया हो उसमें पाठ्यक्रम में सुधार किया जाएगा, शिक्षक की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, स्कूल में विद्यालय के सुधार किया जाएगा, स्टूडेंट में सुधार किया जाएगा, ये सारा इसमें पाठ्यक्रम में सुधार, इस सब जितना होगा और बना के भी लिख सकते हैं। इसके परिभाषा उद्देश्य सब कितना है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। इतना जान गए ना तो बहुत हो गया। आप लोग इतना जान के ये अपने आसान शब्दों में है, इसको आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा लगा, आप लोगों को एग्ज़ाम में इससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला, आप लोग ज़रूर एक शब्द लिख के बतलाइएगा। थैंक यू।